बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 14 लैंगमैन का। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लंग बर्ड्स के लंग बर्ड कैसे डेवलप होती है। जब एम्ब्रियो 4th वीक का होता है तो एक बर्ड जो है वो अपेयर होती है इसकी वेंट्रल वाल, फोरगेट की वेंट्रल वाल से। ये फोरगेट है पहले, उसके बाद मिड गार्ड आता है और उसके बाद हाइंड गार्ड आता है। इसकी ये वेंट्रल वाल है और ये जो है ये डोर्सल वाल है। इसकी वेंट्रल वाल से एक बर्ड अपेयर होती है जिसे हम कहते हैं लंग बर्ड। अच्छा, इसकी जो अपेयरेंस और जो इसकी लोकेशन होती है लंग बर्ड की, ये डिपेंड कर रही होती है रिटर्निंग एसिड के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से। जो कि जो रिटर्निंग एसिड है वो मेसोडर्म से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक मेसोडर्म लेयर होती है, वो ये जो मेसोडर्म है ये रिटर्निंग एसिड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जो रिटोनोइक एसिड का क्या काम होता है? रिटोनोइक एसिड का ये काम होता है कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसे TBX4 कहते हैं, उसकी अप रेगुलेशन करवाता है। अब TBX4 क्या करवाता है? TBX4 जो है वो इंड्यूस करवाता है फॉर्मेशन ऑफ बर्ड और इसकी कंटिन्यूड ग्रोथ करवाता है और लंग की जो है डिफ्रेंशिएशन करवाता है। अब नेक्स्ट ये है कि जो इंटरनल लाइनिंग है लैरिंक्स की, ट्रैकिया की और ब्रोंकिया की और लंग्स की, वो इंटायरली ना एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। जबकि जो कार्टिलेजिनस, मस्कुलर और कोरोनरी टिश्यू कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैकिया के, लंग्स के, वो ड्राइव होते हैं विसरल मेसोडर्म से। ठीक है, जो इंटरनल लाइनिंग है ट्रैकिया की, ट्रैकिया की, ब्रोंकियो की और लंग्स की, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। और जो कार्टिलेजिनस, मस्कुलर और कोरोनरी टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं ट्रैकिया, लंग्स, वो है विसरल मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं। अच्छा, इनिशियली जो लंग बर्ड है वो फोरगेट के साथ ओपन कम्युनिकेशन में होती है। मैं आपको यहाँ से डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें, इनिशियली ये ओपन कम्युनिकेशन है लंग बर्ड की फोरगेट के साथ। जो ही जो डिवर्टिकुलम है वो एक्सपेंड करता है कैजुअली। ठीक है, जो लंग बर्ड है वो कैजुअली एक्सपेंड करता है तो उससे जो ट्रैकियोएसोफेजियल रिजेस होते हैं वो सेपरेट कर देते हैं इसे फोरगेट से। ये इनिशियली ओपन कम्युनिकेशन में है। जो ही जो डाइवर्टिकुलम एक्सपेंड करता है कैजुअली तो जो ट्रैकियोएसोफेजियल रिजेस हैं वो इसे ना फोरगेट से सेपरेट करवा देती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि जब ये रिजेस फ्यूज़ करती हैं सेप्टम बनाने के लिए, जब ये रिजेस फ्यूज़ होती हैं सेप्टम बनाने के लिए जिसे ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम कहते हैं, तो फोरगेट डिवाइड हो जाता है डोर्सल पोर्शन में और वेंट्रल पोर्शन में। ये जो रिजेस हैं, ये दो रिजेस हैं, ठीक है, ये फ्यूज़ होती हैं ताकि सेप्टम बने। सेप्टम कौन सा? ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम। अच्छा, जब ये फिर सेप्टम बन जाता है इससे ये होता है कि जो फोरगेट है वो डिवाइड हो जाती है डोर्सल पोर्शन में और वेंट्रल पोर्शन में। जो वेंट्रल पोर्शन है वो बनाता है ट्रैकिया। ठीक है, ये देखिए, ये वेंट्रल पोर्शन है और ये ट्रैकिया बन गया और ये डोर्सल पोर्शन जो है उससे एसोफेगस बन जाती है। डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी जहन में लानी चाहिए कि वो कैसे है। नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी तो ये है कि जो ट्रैकिया है वो अलग है और एसोफेगस अलग है। अच्छा, अब जब पार्टिशनिंग हो रही होती है एसोफेगस की, ट्रैकिया की आपस में, जब ये ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम बन रहा होता है तो इसकी अगर अब नॉर्मल पार्टिशनिंग हो तो इससे एसोफेजियल एट्रेसिया हो जाता है। अच्छा, जो एसोफेजियल एट्रेसिया है वो या तो विद या विदाउट ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टोला के साथ होता है। अच्छा, इस डिफेक्ट्स के क्या होता है? इस डिफेक्ट से 90% जो डिफेक्ट है वो इसमें ये होता है कि जो अपर पोर्शन है एसोफेगस का, ये ट्रैकिया है और जो ये है सारा एसोफेगस जो अपर पोर्शन है एसोफेगस का वो ब्लाइंड पॉच डेवलप करता है, जबकि जो लोअर पोर्शन है वो फिस्टोला डेवलप करता है। अच्छा, फिस्टोला क्या है कि ये इसकी कम्युनिकेशन हो जाती है ट्रैकिया के साथ, इसकी कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है, और नेक्स्ट एक टाइप है आइसोलेटेड एसोफेजियल एट्रेसिया और एच टाइप। आइसोलेटेड में ये होता है कि ये दोनों जो है ना पोर्शन ये ब्लाइंड पॉच बना देते हैं और एच टाइप में ये होता है कि ये एच टाइप हो जाती है। ये देखिए, ये दोनों जो पोर्शन है वे कम्युनिकेट करते हैं ट्रैकिया के साथ और फिस्टोला बना देते हैं। ठीक है, एच टाइप, ये एच टाइप है, एच टाइप देखें एच की तरह लग रहा है। कुछ जो एसोफेजियल फिस्टोला हैं वो पॉलीहेड्रोमनियॉन्स होते हैं। इसमें ये होता है क्योंकि कुछ जो टाइप को एसोफेजियल फिस्टोला होते हैं उसमें एमनियोटिक फ्लूइड ना जब सॉलिड होता है तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन में नहीं पास होता। अच्छा, ये होता है कि कुछ में ये होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बर्थ के दौरान इंटर हो जाता है ट्रैकिया में थ्रू फिस्टोला। इससे ये होता है कि न्यूमोनाइटिस और निमोनिया हो जाता है। कुछ एमनियोटिक फ्लूइड है कभी बर्थ के दौरान कभी कभी एंटर हो जाता है फिस्टोला के थ्रू ट्रैकिया में, इससे ये होता है कि न्यूमोनिया हो जाता है, निमोनाइटिस हो जाता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है लैरिंक्स। अच्छा, जो लैरिंक्स का ये है कि जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है ना लैरिंक्स की, वो ओरिजिनेट होती है एंडोडर्म से, जबकि जो कार्टिलेजेस और जो मसल जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेस से। ठीक है, जो इंटरनल लाइनिंग है लैरिंक्स की वो ओरिजिनेट होती है एंडोडर्म से, जबकि कार्टिलेजेस और मसल जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फोर्थ सिक्स फेरेंजियल आर्चेस से। ठीक है। अच्छा, जब ये मेसेनकाइम जो है वो रैपिड प्रोलिफरेशन करती है, इससे ये होता है कि जो लेरेंजियल ऑर्फिस है वो अपनी अपीयरेंस चेंज करता है, सैजिटल स्लिट से टीप शेड ओपनिंग बन जाती है इसकी। अच्छा, यूँ ही उसके बाद जब ये जो दो आर्चीज़ हैं मेसेनकाइम की, ये ट्रांसफॉर्म होती है थ्राइड, क्रिकॉइड और एटेनॉइड कार्टिलेज में, इसकी जो करेक्टर्स है लेरेंजियल ऑर्फिसल की जो एडल्ट शेप करेक्टर्स है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। जब मेसेनकाइम के टू आर्चीज ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू थेराइड, कैरिकॉइड और एर्टिनाइड कार्टिलेजेस में, तो जो ये लेरेंजियल ऑर्फिस है ये इसकी एडल्ट शेप करेक्टर्स रिकॉग्नाइज हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ये देखें, ये है एर्टिनॉइड स्वेलिंग्स, एर्टिनॉइड्स, केराटिनॉइड्स और थ्रेड यहाँ पर डेवलप होते हैं। अच्छा, उस टाइम जब कार्टिलेजेस बन रहे होते हैं तो लेरेंजियल एपिथेलियम जो है वो रैपिडली प्रोफाइल करती है। जो ही ये जब कार्टिलेजेस बन रहे होते हैं तो जो लेंजर एपिथेलियम है वो रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं, उससे ये होता है कि जो टेम्परेली ना ल्यूमन की ओक्लूजन हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि वैकुलाइजेशन और रिकनालाइजेशन प्रोड्यूस करती है एक लेटर पेयर ऑफ लेटर रिसेस, यहाँ पर पेयर ऑफ लेटर रिसेस प्रोड्यूस करती है, जिन्हें लेरेंजियल वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये जो रिसेस हैं ये बाउंड होते हैं वे फोल्ड ऑफ टिश्यू, जो बाद में डिफ्रेंशिएट होकर फॉल्स और ट्रू वोकल कॉर्ड्स में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, वैकुलाइजेशन और रिकनालाइजेशन होती है जिससे लेटरल रिसेस का पेयर बनता है, जिसका नाम है लेरेंजियल वेंट्रिकल जिनको नाम दिया जाता है। और ये जो रिसेस हैं ये बाउंड होते हैं वो फोल्ड ऑफ टिश्यू, जो कि बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू फॉल्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स में। ठीक है। अच्छा, क्योंकि तमाम जो लेरेंजियल मसल हैं वो डिराइव्ड होते हैं फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चिस से, ये फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चिस से तमाम लेरेंजियल मसल जो हैं वो डिराइव्ड हो रहे होते हैं। तो इसलिए तमाम जो लेरेंजियल मसल्स हैं वो इनर्वेटेड होते हैं 10th क्रेनियल नर्व से, ठीक, ब्रांचेज ऑफ 10th क्रेनियल नर्व जिन्हें वेगस नर्व कहते हैं। और जो सुपीरियर लेंजर नर्व है, जो वेगस नर्व की ब्रांच है सुपीरियर लेंजर नर्व, वो इनर्वेट कर रही होती है फोर्थ फेरेंजियल आर्च को, और जो रिकरेंटल लेंजर नर्व है वो इनर्वेट कर रही होती है सिक्स फेरेंजियल आर्च को। ठीक है। अच्छा, जो रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है ना, ये फोरगोड से इमर्ज जो होता है, जबकि लैरिंक्स जो है वो फोर्थ एंड सिक्स फेरेंजियल आर्चिस से डेवलप हो रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग्स को। जब जो है बर्ड और फोरगेट से सेपरेट हो रहा होता है तो ये देखें यहाँ पर जो है बर्ड वो फोरगेट से सेपरेट होता है, तो इससे ये होता है कि जो बर्ड है वो ट्रैकिया बना देता है एक, और इससे और क्या बनाते हैं, और 2 लेटर आउट पोचेस बना देते हैं। ये एक लेटर आउट पोच और एक दूसरी, इनको नाम क्या देते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड्स का। अच्छा, जब ये फोरगेट से सेपरेट हो रहा होता है जो लंग बर्ड है वो एक तो ट्रैकिया बनाता है और दूसरा 2 प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड्स बना देता है। ठीक है। अब 5th वीक के शुरू में हर जो बर्ड है वो इनलार्ज होकर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी बना देते हैं। बिगिनिंग ऑफ 5th वीक पे हर जो बर्ड है वो इनलार्ज होता है और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी बन जाता है। ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकी है ये फिर बनाता है 3 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स को राइट साइड पे, फिर जो 3 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये 3 लोब्स ऑफ लंग्स बनाते हैं ऑन राइट साइड पे। जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियो है ये 2 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं ऑन लेफ्ट साइड पे, और ये 2 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स हैं इनसे 2 लोब्स बनते हैं ऑन लेफ्ट साइड पे। अच्छा, ये देखें प्राइमरी ब्रोंकियो राइट साइड पे, प्राइमरी ब्रोंकियो और लेफ्ट साइड पे, यहाँ से 3 सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स बने, यहाँ से 2 सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स बने, यहाँ पर ये 3 लोब्स अपेयर हो गए और यहाँ पर ये 2 लोब्स अपेयर हो गए, 1 2 3। यहाँ राइट साइड पर 3 अपेयर हुए हैं और लेफ्ट साइड पर 2 अपेयर हुए हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो ही लंग की कैजुअल और लेटरल डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, इससे ये होता है कि लंग जो है ना वो बॉडी कैविटी में एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। पहले छोटा सा था, जो ही इसकी ग्रोथ हुई कैजुअली और लेटरली तो ये बॉडी कैविटी में एक्सपेंड हो गया। ठीक है। अब ये होता है कि जो स्पेसिस होती है लंग्स की वो काफ़ी नैरो होती है, उन स्पेसिस को नाम क्या है, उनका नाम क्या है, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल। ठीक है। ये देखें ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल हैं, ये गट के हर साइड पे होते हैं। यहाँ पर भी ये स्पेस है, यहाँ पर भी है, ऑन ईच साइड ऑफ गट ये प्रेजेंट होती हैं। अच्छा,
और ये ना ग्रेजुअली फिल होते हैं, जो ही लंग एक्सपेंड करता है, ग्रोथ उसकी होती है, तो ये फील्ड हो जाती हैं। अच्छा, अल्टीमेटली ये जो स्पेसिस हैं ये फील्ड तो होनी है। अब इनके लिए दो फोल्ड्स हैं जिन्हें इनका नाम दिया गया है प्लीरो पेरिटोनियल और प्लीरो पेरिकार्डियल। ठीक है, दो ये देखें, प्लीरो पेरिकार्डियल फोल्ड और प्लीरो पेरिकार्डियल और प्लीरो पेरिटोनियल दो फोल्ड्स होते हैं, वो सेपरेट करते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कनाल को पेरिटोनियल और पेरिकार्डियल कैविटीज़ से। ठीक है, सेपरेट करते हैं ये दोनों फोल्ड सेपरेट करते हैं, और इससे क्या होता है, जो रिमेनिंग स्पेसेस बनती हैं उन्हें कहते हैं प्रिमिटिव प्लूरल कैविटीज़। ठीक है, अब यहाँ पर फोल्ड है, ये दो फोल्ड है, प्लीरो पेरिटोनियल और पेरिकार्डियल फोल्ड्स है, वो सेपरेट करते हैं इस कैनाल को, जो लार्ज कैनाल है। तो इससे क्या होता है, रिमेनिंग स्पेस जो बचती है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटीज़। ठीक है, अब जो मेसोडर्म है जो कि कवर करती है आउटसाइड द लंग, उसे कहते हैं विसिलर प्लूरा। और जो मेसोडर्म है जो कवर करती है इनसाइड द बॉडी वाल, वो बन जाती है पेरिटल प्लूरा। ठीक है, और जो इन पेरिटल प्लूरा और वेसिकुलर प्लूरा के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। जो मेसोडर्म है जो कवर कर रही होती है आउटसाइड द लंग, उसे कहते हैं विसरल प्लूरा। और जो स्मेटिक मेसोडर्म जो कि कवर कर रही होती है इनसाइड द बॉडी वाल, वो बन जाती है पेरिटल प्लूरा। और इन दोनों प्लूरा के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब फर्दर डेवलपमेंट भी तो होनी है। ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट ये होता है कि जो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल तक हम बन गए 3 लूब्स और 2 लूब्स। ठीक है, अब सेकेंडरी जो है ब्रोंक्यूल डिवाइड होती हैं रिपीटेडली। इससे क्या होता है, जो 10 टर्शरी ब्रोंकी बन जाते हैं राइट साइड पे। ठीक है, और जब लेफ़्ट साइड वाले सेकेंडरी ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं तो इससे 8 जो है टर्शरी ब्रोंक्यूल बन जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, वहाँ 10 बने राइट साइड पे और 8 बने लेफ़्ट साइड पे। इससे क्या होता है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है एडल्ट लंग में वो क्रिएट हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो डिवीज़न है वो स्टार्ट हुई थी 5th वीक में, और जब 6 मंथ का एंड हो जाता है तो तकरीबन 17 सब डिवीज़न हो जाती हैं। इससे पहले कि ब्रोंकियल ट्री अपनी फाइनल शेप तक पहुँचे, अपनी पोस्ट नेटल लाइफ में मीन के आफ्टर बर्थ तकरीबन 6 डिवीज़न मजीद होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैच्योरेशन ऑफ द लंग्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 5th वीक के स्टार्ट में हर जो बर्ड होता है वो इलाज होकर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं। जो राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो 3 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं, उससे 3 लॉब्स ऑफ लंग्स राइट साइड पे अपेयर हो जाते हैं। अच्छा, जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो 2 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से 2 लॉब्स जो लेफ्ट साइड पे अपेयर हो जाते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तकरीबन 7th प्रीनेटल मंथ तक ना जो ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होकर इंटू स्मॉल कैनाल बना देते हैं, जिन्हें कैनिकुलर फेज कहते हैं। और इसी दौरान वेस्कुलर सप्लाई भी इंक्रीज़ होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और हर जो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होता है वो डिवाइड हो जाता है इंटू 3 to 6 एलिवेटर डक्ट्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो डिवाइड हुए इंटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और हर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो डिवाइड हो जाता है इंटू 3 to 6 एलिवेटर डक्ट्स में। जो डक्ट होती है ना वो एंड हो जाती है टर्मिनल सैक में। ठीक है, अब उस जो टर्मिनल सैक को प्रिमिटिव एल्वी भी कहते हैं। अब 7th मंथ के एंड तक इतनी मैच्योर एल्वियर सैक्स और कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं कि जो प्रीमेच्योर इन्फेंट है वो अपनी गैस एक्सचेंज करवा सकता है और एबल होता है सर्वाइव करने के लिए। जो लास्ट 2 मंथ होते हैं प्रीनेटल लाइफ के, उसमें नंबर ऑफ टर्मिनल सेक्स वो स्टीडली इंक्रीज़ करते रहते हैं। इसके अलावा जो सेल जो लाइनिंग कर रहे होते हैं सेक्स को, जिन्हें हम कहते हैं टाइप 1 एल्वियर एपिथेलियम सेल्स, वो थिकर हो जाते हैं। उससे ये होता है कि जो सराउंडिंग कैपिलरीज होती हैं ना वो एल्वियर सैक में प्रोट्रूड कर जाती हैं, इनके अंदर आ जाती हैं। इससे ये होता है कि जो एपिथेलियम और एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान ना एक ना ब्लड एयर बैरियर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, बर्थ से पहले जो मैच्योर एल्वियल प्रेजेंट नहीं होते, बर्थ के बाद होते हैं। अच्छा, दूसरे टाइप के जो सेल होते हैं उन्हें कहते हैं टाइप 2 एल्वियल एपिथेलियम सेल्स। ये एट द एंड ऑफ 6 मंथ डेवलप होते हैं और ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम ये होता है कि ये एल्वियल को ना कोलैप्स करने से बचाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ड्यूरिंग 34 वीक ऑफ जेस्टेशन के दौरान ना सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इससे ये होता है कि फास्फोलिपिड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में एंटर हो जाते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि ये ना मैक्रोफेजेस को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो यूटिरस में माइग्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 1 बीटा प्रोटीन। अच्छा, जो इंटरल्यूकिन 1 बीटा प्रोटीन है ये इसका काम ये होता है कि ये इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा का काम होता है कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, जिससे यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है,
सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, फास्फोलिपिड एमनियोटिक फ्लूइड में एंटर हुआ, इससे ये यूटिरस में माइग्रेट हुआ, उससे ये हुआ कि इंटरल्यूकन 1 बीटा प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हुई, इंटरल्यूकन प्रोड्यूस इंक्रीज कर देते प्रोडक्शन किसकी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये होता है कि ये यूटिरीन कंडक्शन को ना इनिशिएट करवाता है, ठीक है। अच्छा, फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट जो है ना वो भी बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। इससे ये होता है कि लंग जो है वो एयर तो इंटर नहीं करवा रहा होता, इससे ये होता है कि ये स्वेलो करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। ये जो मूवमेंट है ना, ये ब्रीथिंग मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट ऑफ लंग और मसल्स के लिए। अच्छा, जब ये रिस्पिरेशन स्टार्ट होती है बर्थ के दौरान, ठीक है, जो लंग फ्लूइड होता है उसे ना ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज रिऑब्जर्व कर देते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, कुछ जो होता है ना फ्लूइड वो एक्सपेल हो जाता है विया ट्रैकिया और ब्रोंकी, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। जब ये फ्लूइड अल्वेयर सैक से ऑब्जर्व हो रहा होता है तो सर्फेक्टेंट, जो सर्फेक्टेंट की लेयर होती है वो वहीं की वहीं डिपॉजिट रहती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, जब फर्स्ट ब्रीथ होती है इंटर एलवीओ में एंटर होती है, इससे जो सर्फेक्टेंट है इसका काम क्या होता है, ये ना एयर वाटर इंटरफेस डेवलप कर देता है, एयर वाटर इंटरफेस डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से ये होता है कि लंग जो है कोलैप्स नहीं कर सकता। अगर ये जो सर्फेक्टेंट लेयर है ये ना होती, इससे अलवेओली जो है वो एक्सपिरेशन के दौरान ना कोलैप्स कर जाती, ठीक है। अब जो रिस्पिरेशन मूवमेंट है, रिस्पिरेटरी मूवमेंट है आफ्टर बर्थ, ये एयर को अंदर ले जाती है लंग्स में। इससे ये होता है कि जो प्लूरल कैविटी है वो फिल हो जाती है और एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। जो ही एयर आई, प्लूरल कैविटी हवा से फिल हो गई और एक्सपेंड हो गई, ठीक है। अब ये एस्टिमेट किया गया कि सिर्फ 1/6 ऑफ एडल्ट नंबर एल्वेली ना एट बर्थ के दौरान प्रेजेंट होती हैं, जो रिमेनिंग एल्वेली होती हैं वो फर्स्ट 10 ईयर्स में बन जाती हैं। इसके बाद हम ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है तो याद रखिएगा। पहला है पीरियड, ये पीरियड 4 दिए गए हैं, जीडो ग्लैंडुलर पीरियड, कैनालिकुलर पीरियड, टर्मिनल सैक पीरियड, एल्वेओलर पीरियड। जो पहला जो जीडो ग्लैंडुलर पीरियड है ये 5th वीक से 16 वीक तक होता है और इसमें ये होता है कि ब्रांचिंग कंटिन्यू रहती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग कंटिन्यू रहती हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। इसमें कोई रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नहीं होती और एल्वेओली प्रेजेंट नहीं होती इस पीरियड के दौरान। अच्छा, कैनालिकुलर पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 16 वीक से 26 वीक तक। और इसमें जो है जो हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो डिवाइड होकर 2 या इससे ज़्यादा रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। इससे ये होता है कि जो फर्दर डिवाइड होकर ना 3 to 6 एल्वेओलर डक्ट्स बन जाती हैं। अच्छा जी, इस पीरियड के दौरान ये होता है कि जो हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल होती है वो डिवाइड हो जाती है इंटू 2 और मोर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, जो कि रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड हो जाती हैं 3 to 6 एल्वेओलर डक्ट्स में। जो टर्मिनल सैक पीरियड होता है वो 26 वीक से स्टार्ट होता है और बर्थ तक। इसमें यह होता है कि टर्मिनल सैक जो होती है वो बन जाती हैं, टर्मिनल सैक बन जाती हैं, जिन्हें प्रिमिटिव एल्वेओली भी कहते हैं, और कैपिलरीज जो है ना वो क्लोज कॉन्टैक्ट अपने इस्टेब्लिश कर लेती हैं। आखिरी पीरियड है एल्वेओलर पीरियड, जो कि 8 मंथ से चाइल्डहुड तक रहता है। इसमें यह होता है कि जो मैच्योर एल्वेओली होती है ना वो एपिथेलियम एंडोथेलियम कॉन्टैक्ट ना डेवलप कर लेती हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वाला रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सर्फेक्टेंट, जो कि एल्वेओली को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर ये जो सर्फेक्टेंट है ये प्रीमेच्योर इन्फेंट के सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर सर्वाइवल की इंसफिशिएंसी होगी तो इससे क्या होगा, एयर वाटर जो सर्फेस में मेन टेंशन है वो हाई हो जाएगी और जो एल्वेओली है ना वो कोलैप्स कर जाएंगे। सर्फेक्टेंट कोलैप्स करने से बचाता है, लेकिन जब इसकी इंसफिशिएंसी होगी तो एल्वेओली जो है कोलैप्स कर जाएंगे। इसके नतीजे में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। और ये जो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये कॉमन काज है प्रीमेच्योर इन्फेंट में डेथ की। अच्छा, उसके बाद हम एक और क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं, वो है एक्टोपिक लंग लोब्स। ये अराइज होता है ट्रैकिया और एसोफेगस से। ये बिलीव किया जाता है कि ये जो लोब्स हैं, ये एक्टोपिक लंग लोब्स, ये एडिशनल रिस्पिरेटरी बर्ड से बनते हैं, फोरगट के जो हमने पीछे से बर्ड बनाए थे, तो ये किसी और एडिशनल जगह से बनते हैं रिस्पिरेटरी बर्ड्स, और ये डेवलप करते हैं इंडिपेंडेंट रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट खुद ही अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है कॉन्जेनिटल सिस्ट ऑफ द लंग। ये बनते हैं टर्मिनल और लार्जर ब्रोंकियल की डायलेशन से। ये जो सिस्ट होती हैं कॉन्जेनिटल सिस्ट ऑफ द लंग, ये या तो स्मॉल होती हैं और मल्टीपल भी होती हैं, और ये लंग को ना हनी कॉम अपीयरेंस देते हैं रेडियोग्राफ में, ठीक है। और इससे ये होता है कि जो सिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द लंग है वो पूरी ड्रेन होता है आमतौर पर, और ये क्रोनिक इन्फेक्शन काज करते हैं।